बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इस जनसभा के कन्वीनर वो सदर मेरे भाई जनाब हाजी आसिफ साहब, मंच पर बैठे जनाब बाबू खां साहब, सलीम नागौरी साहब, हरजी राम मेघवाल जी साहब, शहर खाजी मदनी साहब, भौरी खां साहब, शाकिर खां साहब, बाबू खान साहब, रियाज मोहम्मद खां साहब, रोशन खां साहब, सलीम नागौरी साहब और राजस्थान के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कोर कमेटी के कन्वीनर मेरे छोटे भाई जनाब जमील खान साहब, एडवोकेट जावेद साहब, मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, मेरे गयूर नौजवान साथियों, मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तमाम ने अपना कीमती वक्त निकाल कर आज के इस जनसभा में शिरकत की। मैं आपका दिल की गहराइयों से आप तमाम का खैर मुक़द्दम भी करता हूँ और आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने राजस्थान की सरजमीन पर अपने सियासी सफर का आगाज किया है और मैं आपको ये बात बताना जरूरी समझता हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पिछले 65 साल से भारत की सियासत में अपना हिस्सा अदा कर रही है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 65 साल पहले जब सरजमीन हैदराबाद से अपने सियासी सफर का आगाज किया तो पहले मजलिस ने लोकल बॉडी के इलेक्शन में अपने कॉरपोरेटर्स को कामयाब करवाया। फिर उसके बाद उस वक्त आंध्र प्रदेश रियासत थी, मजलिस के विधायक मुंतखब हुए। फिर वक्त आगे बढ़ता गया तो मजलिस का एक पार्लियामेंट में मेंबर भी हैदराबाद की गयूर अवाम ने उनको कामयाब किया। आज हैदराबाद में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों के लिए तालीम के मैदान में पिछले 35 साल से बल्कि पिछले 1984 में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने एक मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज कायम किया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, पिछले 40 साल से ये मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज कामयाबी से अल्हम्दुलिल्लाह चल रहे हैं। हर साल 150 मुस्लिम बच्चे और बच्चियां डॉक्टर बनकर निकलती हैं। इंजीनियर हर साल करीब 250 या 300 के दरमियान में इंजीनियर बनते हैं। MBA का कॉलेज मजलिस चलाती है, MCA का कॉलेज मजलिस चलाती है, स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, बी फार्मेसी और हॉस्पिटल मैनेजमेंट में MBA का कोर्स कॉलेज मजलिस चलाती है। तो तालीम के मैदान में सरजमीन दखन पर बसने वाले मुसलमानों के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मरूम कायद सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी ने इन तालीमी इदारों को कायम किया और साथ ही साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हैदराबाद में 2 बड़े अस्पताल भी चलाती है। एक का नाम ओवैसी हॉस्पिटल है जो मेडिकल कॉलेज से मुंसलिक है और दूसरे का नाम प्रिंसेस असरा अस्पताल है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, असरा हॉस्पिटल में कम से कम पैसों में गरीबों का इलाज करवाया जाता है। वहां पर पैसे कमाने के लिए अस्पताल नहीं चलाया जाता है, बल्कि कम से कम रकम लेकर इतनी रकम के अस्पताल चल जाए। वहां पर आप जाकर कभी हैदराबाद आने का मौका मिला तो मैं आपको दावत दूंगा कि आप जाकर इन तालीमी इदारों को देखें, इन मेडिकल कॉलेज को, इन अस्पताल को देखें। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये सब कैसे मजलिस ने कायम किया? ये सिर्फ मजलिस ने
अपने जज्बाती तखारीज से कायम नहीं किया, बल्कि सरजमीन दखन पर बसने वाले मुसलमानों में एक सियासी शऊर बेदार हुआ और उन्होंने ये फैसला ले लिया कि हमने बरसों सब पार्टीज का साथ दिया, अब हम मजलिस को मजबूत करेंगे। तो जो जनता ने मजलिस को सियासी ताकत दी, उस सियासी ताकत को मजलिस ने इस्तेमाल किया और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने ये तालीमी इदारे कायम किए, ये अस्पताल कायम किए। मैं आपसे ये बताना यही चाह रहा हूं कि आप खुद सोचिए, अगर आपके पास अपनी एक सियासी ताकत होगी, आपके पास अपनी एक सियासी पहचान होगी, तो जो काम हैदराबाद में मजलिस ने किया वो कोई मायूब बात नहीं है कि लखनऊ हो या राजस्थान में आप अपने तालीमी इदारे कायम कर सकेंगे। क्योंकि लोग सियासत में, राजनीति में आते हैं तो अपने जाती मफाद के लिए आते हैं, दौलत कमाने के लिए आते हैं, अपनी शोहरत के लिए आते हैं। मगर मजलिस वो वाहिद सियासी पार्टी है जब अवाम ने, गरीब अवाम ने उनके लिए तकालीफ उठाई, गरीब अवाम ने मजलिस की कामयाबी के लिए जेल की सोबतों को बर्दाश्त किया। गरीब जनता और खास तौर से हमारी माँ और बहनों ने हैदराबाद में मजलिस के लिए बड़ी मेहनतें और कुर्बानियां दी। एक पोलिंग के दिन 2-2 घंटे हमारी महिलाएं लाइन में खड़े होकर जब वोट डालती है, उससे बड़ी कुर्बानी कोई नहीं पेश कर सकता। तो मजलिस ने उन कुर्बानियों की लाज रखी अल्हम्दुलिल्लाह, और ये तालीमी इदारे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कायम किए। हैदराबाद में हमारे 7 विधायक हैं, मैं एक MP हूं, और हैदराबाद में हमारे 44 कॉरपोरेटर हैं। आप कभी भी हमारे हेड ऑफिस दारुस्सलाम को आइए, जुमे का दिन छोड़कर सुबह 10:30 बजे से 3 बजे तक पूरे MLAs, मैं खुद वहां पर बैठता हूं, कोई दरवाजा नहीं है, जनता आकर रास्त हमसे आकर बात करती है, अपनी तकलीफ को बयान करती है, अपनी शिकायत करती है, और अगर हम काम नहीं कर रहे तो हमारे मुंह पर आकर हम पर तनकीद भी करती है। हम उनका काम करते हैं। कोई भी सियासी पार्टी के दफ्तर में इस तरह का इंतजाम नहीं है कि अवाम और जनता का दरबार हफ्ते में 6 दिन लगता है, सुबह 10:30 बजे से दोपहर में करीब 2:30-3 बजे तक, जिसका की तकलीफ होती है। अगर हमसे वो उनकी मदद हो सकती है तो हम फौरन उनका काम कर देते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी ख्वाहिश यही है कि इस तरह का काम करने का तरीका राजस्थान में भी हमको बनाना है। और अगर आप लोग मुत्तहिद हो जाएंगे, अगर आप मुत्तहिदा तौर पर अपना एक वोट मजलिस के हक में इस्तेमाल करेंगे, तो मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि हम सत्ता अपनी अना के लिए या अपनी इज्जत में इजाफा करने के लिए हम चुनाव नहीं लड़ते। हम चुनाव लड़ते हैं कि जब सत्ता या हमारा विधायक बनेगा वो जनता को ताकतवर बनाएगा। आज आप देखते हैं कि भारत की राजनीति में जितने पॉलिटिशियन, जितने राजनेता आते हैं, वो अपने आप को मजबूत और ताकतवर बनाते हैं और जनता को कमजोर बना देते हैं। हमारा काम करने का तरीका यही है कि आप सियासी ताकत हासिल करो, और उस सियासी ताकत को हासिल करने के बाद आप जनता के लिए गरीबों की खिदमत करिए। जब हम अपने दारुस्सलाम में, अपने हेड ऑफिस में बैठते हैं तो ये नहीं देखते कि कौन किस समुदाय का है, कौन मुसलमान है, कौन हिंदू है, कौन दलित है, हर कोई आता है। बल्कि भाजपा के कई लोग हमारे दफ्तर को आकर हमसे काम लेते हैं, मगर हम कभी भी उनसे ये नहीं कहते कि तुम भाजपा का रहकर हमारे पास क्यों काम लेकर आए हो। हम ये कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह तुम हमारे दफ्तर को आए हो, ये कहकर तुम समझ कर आए हो कि तुम्हारा काम होता है। यही हमारी सबसे बड़ी कामयाबी है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, एक और बात आपको बताना जरूरी समझता हूं कि हमारे वालिद मरहूम सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, उन्होंने 2005 में हैदराबाद में जितने गवर्नमेंट के उर्दू स्कूल्स हैं, 2005 से अब तक इंशाअल्लाह अब एक 8-6-7 दिन में वो फंक्शन होगा। हम हर साल गवर्नमेंट के उर्दू स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते हैं
10,000 करीब 10 से 12,000 बच्चों को हम एक स्कूल का बैग देते हैं। उसमें किताबें होती हैं, उसमें कंपास बॉक्स होता है। जो 10वीं जमात के बच्चे और बच्चियां होते हैं उनकी इम्तिहान की फीस हम देते हैं। और जब 10वीं जमात का इम्तिहान होने से 2-3 महीने पहले हम एक मॉडल पेपर बनाकर उसकी किताबें मुफ्त में उन बच्चों को पूरे तेलंगाना की रियासत में बांटते हैं ताकि वो 10वीं जमात में अच्छे इम्तिहान से कामयाब हो जाएं। और हमारे पास एक स्कीम है कि जब 10वीं जमात के बाद अगर कोई 80% लेकर आता है तो उस बच्चे को या उस बच्ची को, चाहे कोई भी लाओ, उर्दू के मीडियम में उसको 7,000 रुपए का कैश रिवॉर्ड देते हैं। अगर कोई 70% लाता है तो 5,000 देते हैं। और अगर किसी गवर्नमेंट के स्कूल का पास परसेंटेज 100% होता है तो स्कूल के हेडमास्टर और टीचरों को हम एक 7,000 रुपए का कैश रिवॉर्ड देते हैं, इनाम देते हैं, क्योंकि उनके हौसलों को बुलंद रखा जाए। ये आप देखेंगे कि मजलिस कैसा काम करती है हैदराबाद में। एक तो सियासी दफ्तर में बैठते हैं, जनता के सामने बैठकर उनका काम करते हैं। तालीम के मैदान में हमारे तालीमी इदारे मजलिस ने खोले, और फिर हेल्थ के मामले में अस्पताल मजलिस ने खोला। मेरे अजीज दोस्तों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, ये भी हो सकता है राजस्थान में वो उस वक्त होगा जब आप एक सियासी ताकत और कुव्वत बनकर उभरेंगे। याद रखिए, ये लड़ाई असदुद्दीन ओवैसी और जावेद और जमील और आसिफ, हाजी आसिफ जो लड़ रहे हैं, ये लड़ाई हम आने वाले बच्चों के मुस्तकबिल को अच्छा रखने की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये हमारी लड़ाई अपनी जात की लड़ाई नहीं है। ये हम अपनी अना के लिए नहीं लड़ रहे हैं, अपनी मकबूलियत के लिए नहीं लड़ रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही चीजें हैं जिसको देखकर लोग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से नफरत करते हैं और हम पर इल्जाम लगाते हैं कि वो बीजेपी से मिले हुए हैं या फुला टीम से मिले हैं। मैं बताना चाह रहा हूं आपको कि मेरे क्षेत्र में हैदराबाद की पार्लियामेंट में आज से 1.5-2 साल पहले जब म्युनिसिपल इलेक्शन हुए तो अमित शाह मेरे क्षेत्र में आए। आकर 2 घंटे उन्होंने वहां पर मेरे खिलाफ कैंपेन किया। भाजपाइयों ने उत्तर प्रदेश से बाबा को बुलाया और 4 घंटे उसको बस में बिठाकर हैदराबाद की खूबसूरती दिखाया। ये सब मेरे खिलाफ आकर मेरे खिलाफ काम करते हैं, मगर अल्लाह का फजल रहा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका रहा कि अल्लाह ने हमको भाजपाइयों पर और जालिमों पर कामयाब और कामरान करता रहा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये काम मजलिस ने किया, इसलिए हमसे नफरत करते हैं। अरे जब इतने तालीमी इदारे हमने कायम किए, अस्पताल हमने कायम किए, ये बात सुन लो आप, जब मैं मर जाऊंगा तो मेरी औलाद को नहीं मिलेगा, ये मेरे परिवार और खानदान का नहीं होगा। ये कौम की अमानत है और कौम उसको चलाएगी सुबह क़यामत तक इंशाअल्लाह ताला। हमारा कोई हिस्सा नहीं है। अगर मैं जब मरूंगा, जब कभी अल्लाह का हुक्म आएगा, हम तमाम को जाना पड़ेगा। मैं अपने हेड ऑफिस में मेरी खबर नहीं बन सकती क्योंकि वो कौम की अमानत है। ये मिजाज, ये काम करने का तरीका मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का है। मुझे अफसोस होता है कि जब हमारी दुश्मनी में हमारे लोग हमारी मुखालिफत करते हैं, मैं उनसे कहता हूं कि आओ आकर हमारा काम देखो। जब पूरे मुल्क में कोविड से लोग परेशान थे, मैंने हैदराबाद में हमने अपने पैसों से 1000 ऑक्सीजन के सिलेंडर, मजलिस के कॉरपोरेटर माजिद यहां पर मौजूद है, फोन आता था कि हमको ऑक्सीजन का सिलेंडर की जरूरत है। हमारे कॉरपोरेटर, मजलिस के मेंबर अपनी जान को जोखिम में डालकर उस घर पर ले जाकर ऑक्सीजन का सिलेंडर छोड़ते। जब ऑक्सीजन का सिलेंडर की कमी पड़ी तो लोगों ने कहा कि हमको वो क्या बोलते उसको, वेंटिलेटर नहीं, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर चाहिए। तो किसी ने कहा कि बर्तानिया से आप मंगवाइए, तो मैंने बर्तानिया से 80 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मंगाए। लोग फोन करते थे, सुथाली मारने के लिए, एहसान जताने के लिए नहीं कह रहा हूं। लोग फोन करते थे, हम उनके घर को ले जाकर मुफ्त में देते थे। कई मर्तबा 10 मर्तबा ऑक्सीजन सिलेंडर को रिफिल करना पड़ता था। मजलिस के जिम्मेदार
अपनी गाड़ियों में, अपनी मोटरसाइकिल पर ऑक्सीजन का सिलेंडर, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर रखकर उनके घर तक पहुंचाते थे। किसी से भी एक पैसा हमने नहीं लिया। लोग रात में फोन करते थे कि असदुद्दीन ओवैसी, मेरी मां को अस्पताल में बेड नहीं मिल रहा है। हम रात रात भर तमाम जिम्मेदार मजलिस के जागते और उसके बेड दिलाने की कोशिश करते। आपको याद होगा कोविड में जब लोगों का इंतकाल हुआ, उनकी मौत हुई, तो बहुत से समाज के हमारे हिंदू भाइयों ने मुझसे आकर कहा कि असदुद्दीन ओवैसी साहब, ये मसला हिंदू मुसलमान का है। यहां पर अगर कोई मुसलमान मरता है तो मुसलमान कब्रिस्तान में कोविड से मरने वालों को तदफीन करने की इजाजत नहीं दे रहे। हिंदू समाज में अगर कोई मरता तो कहते कि नहीं नहीं, यहां मत लेकर आओ। मैंने सरकार से बात करके जमीन दिलाई हमारे हिंदू भाइयों के कि अगर जो कोविड का पेशेंट होगा उनको ये जगह मुख्तसस करवाई। जहां पर शमशान घाट में लोग नखरे कर रहे थे, उसमें भी भाजपा के लोग, तो मैंने फोन करके कहा कि हरकत नहीं करना। कोविड की बीमारी सारी दुनिया में, मुसलमानों से समझाया। और शहर के बाहर एक गवर्नमेंट की जमीन थी, हमने वहां पर गवर्नमेंट से लेकर वहां पर उनकी तदफीन मुफ्त में कराने का इंतजाम किया। लोगों ने आकर, मुफ्ती इकराम ने आकर कहा कि ओवैसी साहब, कोविड का पेशेंट तो मर रहा है, मगर सरकार ये कह रही है कि उसकी तदफीन में कोई शामिल नहीं होगा। सिर्फ अस्पताल से जनाजे को लेकर जाएगा, लाश को लेकर जाएगा, और कब्रिस्तान में सिर्फ खानदान के 2 लोग खड़े होंगे। मैंने पूरे भारत में, आप पूछ लो, हैदराबाद में आकर मुफ्तियों से फतवा लिया, चाहे वो देवबंद के हो या बरेलवी के हो या जामे निजामिया के हो या अहले हदीस के हो या शिया हो, हम इन सबको बिठाकर मीटिंग किए। उन्होंने कहा कि हाँ, जिस कोविड के पेशेंट का इंतकाल अस्पताल में होता है तो आप अस्पताल में उसको गुस्ल इस तरह से दीजिए और एक कॉटन का कपड़ा उसके लपेट दीजिए, फिर उसको बैग में रख दीजिए और नमाज जनाजा कब्रिस्तान में 2 लोग या 3 लोग पढ़ लेंगे। ये काम मजलिस करती है। हम कोई ऐसा इलेक्शन नहीं जीतते, ये हमारे काम करने का तरीका, ये हमारा जज्बा है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे ही गुजारिश है कि राजस्थान में आप एक मर्तबा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अपनी दुआओं से, अपनी सरपरस्ती से एक बार नवाज कर देखिए। जो काम हमने हैदराबाद में भी कर रहे हैं वो इंशाअल्लाह ताला हम राजस्थान में भी कर सकते, मगर कब करेंगे? जब आप एक सियासी ताकत बनेंगे, जब आपके विधायक जीत कर जाएंगे, जब आपका जिला परिषद में आपके लोग जीत कर जाएंगे। अगर आप ये समझेंगे कि नहीं नहीं, दिमाग में शक पैदा होगा, ने कैसे हम अपने विधायक को बना पाएंगे? याद रखिए, हमारे दिमागों की ट्रेनिंग इस तरह कर दी गई है कि जब बच्चा पैदा होता है मुसलमानों में तो घर के बड़े बुजुर्ग को बुलाकर कहते हैं कि इसके कान में अज़ान दे दो। और हमको क्या सिखाया गया कि अज़ान देने के बाद हमको बोल दिया गया कि अब जब ये 18 साल का होगा तो इसको कांग्रेस को वोट देना पड़ेगा। ये हमको बना दिया गया है, ये हमको सिखाया दिया गया है। हमारे दिमाग में ये लोग बोलते हैं कि वोटिंग मशीन में चिप में कुछ खराबी है। मैं कहता हूं हमारे दिमाग में बात डाल दी गई है कि बेटा तू 18 साल का होगा तो कांग्रेस को वोट देना। कांग्रेस को वोट पीढ़ी दर पीढ़ी दिए, नेहरू को दिए, शास्त्री को दिए, इंदिरा को दिए, राजीव को दिए, मनमोहन को दिए, कितनों को दिए, मगर आपको क्या मिला मुझे बताओ। ये मैं नहीं कह रहा हूं, राजस्थान सरकार के आदादो शुमार, उनके आंकड़े पुकार पुकार कर कह रहे हैं कि राजस्थान में मुसलमानों से नाइंसाफी हुई है। आप ही के इस विधानसभा में क्या यह बात सच नहीं है कि मुस्लिम बस्ती में एक ही स्कूल है 12वीं जमात का? है नहीं है, एक ही स्कूल है। भाई विधायक जी से पूछते कि भैया तुम्हारी सरकार, तुम्हारा मुख्यमंत्री, तुम ताकत में, प्रशासन तुम्हारा गुलाम, तुम एक 2 स्कूल तो खुलवा देते ताकि हमारे बच्चियां पढ़ती, हमारे बच्चे पढ़ते। वो नहीं करवा सकेंगे। इनको डर है कि मुसलमान जब पढ़ना शुरू कर देगा, जब वो पढ़ लेगा तो इनके सर पर बैठकर इनको हुक्म देगा, इसलिए नहीं पढ़वाना चाहते मुसलमानों को। 12वीं जमात का एक ही स्कूल इस विधानसभा में,
अशोक गहलोत की सरकार, विधायक भी उनका, प्रशासन भी उनका। अच्छा, पीने का पानी हफ्ते में एक मर्तबा कभी आ गया तो आ गया। अब ये पीने का पानी का इंतजाम भी आप नहीं कर सके। भ्रष्टाचार इतना, करप्शन इतना कि जिसको रेड हुई थी कि उसके पास से करप्शन में उसको पकड़ा गया, माशाअल्लाह दोबारा बैठा हुआ है। यानी अशोक गहलोत की सरकार को भ्रष्टाचारी चाहिए, क्योंकि अकेला नहीं खा रहा है। वो आपसे ले रहा है तो ऊपर तक सबको दे रहा है, सबको दे रहा है। इस पर ताली मारिए। यानी गारत का गड़ा है, भरता ही नहीं है कि बस खाया जाए, लूटा जाए, खून चूसा जाए। अब आप देख लीजिए, फिर यहां पर 12वीं जमात के बाद हमारी बच्चियों को बताया गया मुझे कि इनको सिद्धनगढ़ और दिदवान जाना पड़ता है प्राइवेट कॉलेज में। यहां खुलवा देते एक कॉलेज। मैंने अपने एमपी फंड से, एक इलाका है गोलकुंडा, कभी हैदराबाद आए तो जाना वहां पर आप, मैंने अपने एमपी फंड से 11 करोड़ की बच्चियों की जूनियर कॉलेज और डिग्री कॉलेज की बिल्डिंग बनवाई। अपने एमपी फंड से बनाया हूं मैं, किसी के लिया नहीं हूं किसी से। अब आकर देखिए, पीने के पानी की आप बात, आपको पानी नहीं मिलता। मेरे क्षेत्र में एक विधानसभा का नाम कारवान विधानसभा है। वहां पर मैंने 4 महीने पहले सरकार से लड़कर 290 करोड़ की सीवरेज लाइन डलाई। वो काम चल रहा है अभी 1 साल में वो मुकम्मल होगा। ये काम मंजलिस करवा रही है। 7 हमारे एमएलए, कोई मंत्री नहीं है, कोई सरकार के साथ हमारा रिश्ता नहीं है। वो अच्छा काम करे तो उनकी तारीफ करते, बुरा काम करे तो उन पर तनकीद करते हैं। आपके पास एक ही स्कूल है यहां पर। मैं आपको बता रहा हूं, तेलंगाना में हमने सरकार से क्या काम करवाया। हमने सरकार के पास आज से 6 साल पहले जाकर हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव हमसे मिले। बोले, उन्हें उससे पूछा, मुझसे और हमारे भाई अकबर से, कि बताओ क्या करना है मुसलमानों के लिए। तो हमने कहा, पहला काम तालीम का करिए, स्कूल खोलिए। 3-4 मीटिंग हुई उनके साथ, और मीटिंग होने के बाद ये मैं जो कुछ कह रहा हूं आकर आपको देखेंगे आप, इंशाल्लाह कभी हैदराबाद आए तो। आज हैदराबाद, पूरे तेलंगाना में 60,000 मुस्लिम बच्चियां और बच्चे, यानी 30,000 बच्चे मुसलमानों के, 30,000 बेटियां हमारी 6ठी जमात से 12वीं जमात तक गवर्नमेंट के रेजिडेंशियल स्कूल में बच्चों का अलहदा स्कूल, उस स्कूल में अलहदा हॉस्टल फ्री में पढ़ती है। उनका रहना, उनका खाना, उनका कपड़ा और तालीम मियारी तालीम है। हर साल लोग, सुनिए, थाली मारने के लिए नहीं, वोट देकर यहां पर खुला सकते आप मंजलिस का विधायक जब बनेगा तो। उस स्कूल में एडमिशन के लिए मारामारी होती है, झगड़े होते हैं कि हमारी बेटी को स्कूल में एडमिशन क्यों नहीं मिला। लोग आकर डराते मुझे कि हमारी बच्ची को एडमिशन नहीं मिलेगा तो तुमको वोट नहीं देंगे। ये मियार है, ये मियार है। आप देखो, आपके पास ताकत इसको कहते हैं। ताकत ये नहीं है कि विधायक आए और इफ्तार की दावत में उसको बुला ले, एक फोटो साथ में खड़े होकर सेल्फी ले ले और बोले कि मेरी ताकत है। ये तुम्हारी ताकत नहीं है, तुम्हारी कमजोरी है। ईदगाह के सामने कोई विधायक आ जाए और हम खुश होते हैं, आए हमारा विधायक आ, गले मिलते हैं, ले सेल्फी ले ले। ये तुम्हारी ताकत नहीं है, तुम्हारी कमजोरी है। तुम्हारी ताकत वो होगी जब हर पार्टी का उम्मीदवार तुम्हारे घर को आकर कहेगा कि भाई साहब, मैं स्कूल खोलूंगा, मैं पानी का इंतजाम करूंगा, भ्रष्टाचार को खत्म करूंगा, बच्चियों को पढ़ाऊंगा। ये आपकी ताकत होनी चाहिए। ये ताकत उस वक्त पैदा होगी जब आप यहां पर मंजलिस का साथ देंगे। और आप जानते हैं कि यहां पर राजस्थान सरकार में आप देख लीजिए,
और मैं हमारे कांग्रेस के जिम्मेदारों से पूछना चाह रहा हूं कि क्या यहां पर यह बात सच नहीं है कि 2017 में यह गवर्नमेंट की तरफ से एक स्टडी हुई जिसमें बताया गया कि सबसे ज्यादा जो बच्चे स्कूल के बाहर राजस्थान में वो मुसलमान और सिख भाइयों के हैं। 44% मुस्लिम बच्चे स्कूल को नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? क्योंकि एक ही स्कूल है या स्कूल नहीं खोले जाते। और अगर इसके साथ साथ आप देखेंगे, यही राजस्थान की सरकार ने यह भी बताया कि प्राइमरी स्कूल में 18.5% मुस्लिम बच्चे स्कूल से बाहर है। अपर प्राइमरी में 20% मुस्लिम बच्चे स्कूल से बाहर हैं। और राजस्थान में कितने बच्चे बाहर हैं? पूरे माने 36 समाज कहते हैं, उनमें से एक मुसलमान को निकाल लो आप, तो उसमें से सिर्फ 8% बच्चे प्राइमरी स्कूल के बाहर हैं और मुसलमानों के 18.5% बाहर हैं। दूसरे समाजों के अपर प्राइमरी में सिर्फ 6% बच्चे स्कूल से बाहर हैं और मुसलमानों के 20% बाहर हैं। बताइए आप, इसका जिम्मेदार कौन है? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको ये भी बताना चाह रहा हूं कि हायर एजुकेशन में भी मुसलमान सबसे कम है राजस्थान में जो डिग्री करने जाते हैं। बताइए फिर कौन सा इंसाफ हमसे किया गया? और फिर सियासी ताकत आपको बता रहा हूं, राजस्थान में मुसलमानों के 9 विधायक हैं। 9 है ना? 9 विधायक हैं, 2 मंत्री हैं। दिल पे हाथ रखकर बोलो, जब तुम उनको देखते हो तो क्या तुम ये बोलोगे कि ये मेरा है या फिर ये गहलोत का है? उसको जब देखते तो क्या तुम्हारे दिल से आवाज आती कि नहीं नहीं ये मेरा भाई है? आपका दिल कहेगा कि हां, नाम तो मेरा है मगर इसका दिल और दिमाग तो गहलोत के पास गिरवी रखा हुआ है। और जब हमको देखते तो क्या बोलता है दिल आपका? ये दीवाना हमारा है, आप कहते हैं ना। ये मिजाज आपको पैदा करना पड़ेगा मेरे अजीज दोस्तों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों। मैं आज के इस जनसभा से राजस्थान के हमारे जाट भाइयों को उनकी सियासी शऊर की मुबारकबाद देता हूं। वो भी मुसलमानों के बराबर 9% हैं मगर उनके विधानसभा में 37 विधायक हैं। मैं हमारे राजपूत भाइयों को सलाम करता हूं। वो राजस्थान में आबादी में 6% हैं और उनके 17 विधायक जीत कर जाते हैं। आप मुसलमान 9% हैं और 9 हैं। अब बताइए, इसका जिम्मेदार आप नहीं है तो कौन है? कांग्रेस पर, भाजपा पर मत जाइए। अगर आप ये तय कर लेंगे कि नहीं, इसके बाद अब ये गलती नहीं होगी, अब हम इनकलाब पैदा करेंगे, तो जिस तरह जाट और राजपूतों ने अपनी सियासी ताकत को मनवा लिया, क्या राजस्थान के अल्पसंख्यक समाज, क्या राजस्थान का दलित अपनी सियासी ताकत नहीं बना सकता? मुझे यह बताया गया कि हमारी एक बच्ची बेटी जिसका नाम सकीना था, वो डिडवाना में एक कॉलेज के प्रेसिडेंट का इलेक्शन, अध्यक्ष का इलेक्शन लड़ रही थी। सबने मिलकर सकीना को हरा दिया। कितनी दुश्मनी, कितनी नफरत है। आपकी इस विधानसभा में 55,000 के करीब मुसलमान रहते हैं। कि अगर आप एक हो जाएंगे तो क्या आप यहां से जीत नहीं सकते हमारे दलित भाइयों को और दूसरे समाज के भाइयों को लेकर, भाइयों बहनों को लेकर? और एक बात आपको समझाने के लिए कह रहा हूं, यहां पर जो अल्पसंख्यक समाज की मिनिस्ट्री है राजस्थान में, अशोक गहलोत की सरकार है। आप 9% हैं। आपको मालूम उसका सालाना बजट कितना है? 60 लाख की आबादी राजस्थान में और आपका बजट है सिर्फ 99 लाख। अल्पसंख्यक मंत्रालय का बजट है सिर्फ 99 लाख। और जिस प्रदेश से मैं आता हूं, तेलंगाना, वहां पर मुसलमान सिर्फ 44 लाख। कितने? 44 लाख। वहां पर कितना बजट है मालूम आपको? 1700 करोड़ रुपए। 1700 करोड़ रुपए। ठीक है, उसमें से 200-300 करोड़ सरकार कभी डंडी मारती है, मगर कम से कम 1100-1200 तो मिल जाते हैं।
यहां पर कितना 99 लाख, और फिर ऊपर से ओवैसी आएगा तो ओवैसी ऐसा करेगा, ओवैसी भड़काऊ भाषण देगा। अरे सुनो मेरी बात को, मेरी फितरत में नहीं है कि मैं किसी समुदाय के खिलाफ बोलूं। मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूं, मैं कुरान को सुन्नत को मानने वाला हूं, तो मैं कैसे किसी के खिलाफ, किसी के मजहब के खिलाफ बोल सकता हूं। हां, मुझे फख्र है कि मैं मुसलमान हूं, और जब तक अल्लाह जिंदा रखेगा मुझे फख्र रहेगा कि मैं मुसलमान हूं। मगर क्या मैं किसी समुदाय का खिलाफ हूं? कभी नहीं था, ना रहूंगा इंशाअल्लाह। मेरी लड़ाई इंसाफ की लड़ाई है। जब आपको चांद और सूरज मिल सकता है तो मुझे नहीं मिल सकता। जब दूसरों को सब सम्मान मिलता है तो मुझे सम्मान नहीं मिलेगा। जब दूसरों की जान की कीमत है तो मेरी जान की कीमत नहीं है। यही तो मेरी लड़ाई है कि बराबरी की लड़ाई है, हिस्सेदारी की लड़ाई है, सम्मान की लड़ाई है। और इसी पर हम पर उंगलियां उठाते हैं कि वो ऐसी भड़काऊ भाषण देता है। अगर सच्चाई को बयान करना भड़काऊ भाषण है, सुन लो प्रशासन वालों, सुन लो अशोक गहलोत के चमचों, जब तक मैं जिंदा रहूंगा सच्चाई को बयान करते रहूंगा। अगर आप ये समझ रहे हैं कि हमारी जनसभा में लोगों को रोककर आप बड़ा तीर मार लिए, अरे जब चुनाव आएगा रोककर बताओ, देखूंगा मैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव में मेरी गाड़ी पर गोलियां चलाई गई मुझे हत्या करने के लिए। 6 गोलियां चलाई, 6.5 फीट से गोलियां चलाई गई थी। अल्लाह ने यह हुक्म फरमा दिया था कि उस दिन ओवैसी नहीं मरेगा तो नहीं मरा। अरे जब गोलियां मेरे हौसले और अज़म को नहीं रोक सकती तो कोई एक सरकार 5 साल की क्या कर लेगी आपका हमारा? इंशाअल्लाह कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि आप बुजुर्गों की हमको सरपरस्ती चाहिए, आपका साथ चाहिए, हमारी मां और बहनों की दुआओं की जरूरत है। और नौजवानों, तुम्हारे जोश और जज्बे को एक सही राह दिखाना है। तुम्हारे जोश और जज्बे को अल्लाह सलामत रखे। नौजवानों, ये लड़ाई हम तुम्हारे लिए लड़ रहे हैं। और आज आप देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में माशाल्लाह से एक सर्कस बनी हुई है। कांग्रेस पार्टी, एक मुख्यमंत्री का एक मिनिस्टर कहता है कि राजस्थान में सिर्फ 2 नारे लग सकते हैं, एक राजीव गांधी अमर है, दूसरा अशोक गहलोत जिंदाबाद के नारे लग सकते हैं। मैं उनसे कह रहा हूं कि मैं कह रहा हूं अशोक गहलोत मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद। क्या करोगे? क्या करोगे? गोली मारोगे? जेल में डालोगे? डालो। टीवी पर आकर कहता है। और फिर एक बीजेपी का विधायक जो था, हम आते हैं तो हमको परमिशन नहीं मिलता या तंग किया जाता है, मगर एक बीजेपी का नेता है, उनका नाम है ज्ञानदेव आहूजा। ज्ञानदेव आहूजा ने वीडियो में कहा कि हमने 5 को मार दिया, और वो बाहर फिर रहा है। और बीजेपी से गहलोत मिले हुए हैं क्या? उसको क्यों नहीं पकड़ते आप? इसने अपने वीडियो में कहा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर एक ऐसे कई वाकयात हैं। अलवर में एक 16 साल के बच्चे को गाड़ी से रौंद दिया गया क्योंकि उसने वो नारा नहीं लगाया था। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये लड़ाई हमारी हक को हासिल करने की लड़ाई है। एक कांग्रेस का एक नेता बोलता है, बल्कि उनके मंच पर चप्पल और जूते फेंके जा रहे हैं। कांग्रेस के जनसभा में चप्पल और जूते फेंके जा रहे हैं। वो दुकान लगा दिए जूतों और चप्पल की। और एक कोई उनका विधायक मंत्री कहता है कि जब मैं लड़ने पे आ जाऊंगा तो कोई बाकी नहीं रहेगा। अरे भाई, ये क्या कोई जंग हो रही है? ये राजनीति है। मगर कांग्रेस पार्टी में हो रहा है। भाजपा में भी माशाल्लाह बहुत बड़ा ड्रामा हो रहा है। भाजपा में बहुत बड़ा ड्रामा हो रहा है। जो आपकी साबिका मुख्यमंत्री महारानी है वो परेशान है,
कि भाजपा के बड़े बड़े नेता उनकी तरफ देख ही नहीं रहे, वो भी परेशान है, मगर ये दोनों हमसे ज्यादा परेशान है। ये क्यों आ रहा है? चुनाव 1 साल है, अभी से क्यों आ रहे हैं? आएंगे, हम जरूर आएंगे, ये मेरा संवैधानिक हक है। मैं अपनी बात जनता के दरमियान में खड़े होकर बोलूंगा, ये जनता तय करेगी, आवाम तय करेगी। अगर मेरी बात में सच्चाई है, अगर जनता मेरी बात से मुतासर होती है, अगर आवाम अपने मासूम बच्चों के मुस्तकबिल के लिए फिक्रमंद है, अगर जनता ये चाहती है कि उनको सम्मान मिले, अगर वो जनता चाहती है कि हमको अपना हक मिले, तो जरूर एक सियासी ताकत और कुव्वत बनकर उभरेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बीजेपी की सरकार देश में है और देश के प्रधानमंत्री ने यह तय कर लिया है कि भारत के युवाओं का मुकद्दर वो बेरोजगारी बनाकर रख देंगे। जितने युवा पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में, अगर युवा बेरोजगार है तो भारत में है। मगर देश के प्रधानमंत्री से आप पूछो नौकरी के बारे में तो बोलेंगे भाइयों बहनों चाय पी लो। नौकरी किसी को नहीं मिलती। जब आप पूछेंगे महंगाई कंट्रोल क्यों नहीं कर रहे मोदी जी आप, तो बोलेंगे क्या मैंने राम मंदिर नहीं बना दिया? कोई गरीब बोलेगा कि किसान को उसकी धान की कीमत नहीं मिल रही है, तो मोदी जी बोलेंगे मैं अब ज्ञानवापी के पीछे पड़ चुका हूं। जब बच्चे जाकर बोलेंगे मोदी जी स्कूल नहीं खोले गए, तो मोदी जी बोलेंगे क्या मैं मदरसों का सर्वे नहीं करा रहा हूं? माने हर चीज को हमसे जोड़ देते हैं। तो देश के युवाओं को, राजस्थान के युवाओं को यह समझना पड़ेगा कि उनको बीजेपी ने क्या दिया और उनसे क्या छीन लिया। अगर कोई बच्चा स्कूल को जाता है, वो पेंसिल अगर खरीदता है तो पेंसिल पर देश के प्रधानमंत्री ने उस पर जीएसटी लगा दिया। पेंसिल के ऊपर, किताब के ऊपर। और देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं मन की बात में कि टेंशन मत लो इम्तिहान में। वो मां बाप पर तो टेंशन में मर रहे हैं मोदी जी। वो अपने बेटी और बच्चे के स्कूल को भेजाने के लिए उसके पेंसिल पर आपने जीएसटी लगा दिया, किताब पर जीएसटी लगा दिया, चावल का पैकेट जीएसटी, दाल की पैकेट जीएसटी, तेल का डब्बा जीएसटी। अब खाली सांस लेने पर जीएसटी लगाना बाकी है। तो ये इनका रिकॉर्ड रहा है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे अपील है कि आप एक मर्तबा हमारे मजलिस के जिम्मेदारों का साथ दीजिए। हाजी आसिफ यहां पर मेहनत कर रहे हैं, इनका साथ दीजिए। आप मुत्तहिदा तौर पर एक जगह पर जमा हो जाएंगे और तमाम कमजोर तबकात, चाहे हमारे दलित भाई हों या जो भी वंचित समाज के लोग हों, हम उन सबको साथ लेकर ये लड़ाई लड़ना चाहते हैं। मेरी आपसे फिर से गुजारिश है कि आप मजलिस को सरपरस्ती करिए, मजलिस का साथ दीजिए। याद रखिए, ये मैं अपने लिए नहीं लड़ रहा हूं, अल्लाह मेरी नीयत को जानता है। आपको अपने बच्चों के, बल्कि आपको नेता बनना पड़ेगा, आपको लीडर बनना पड़ेगा। आप कब तक कांग्रेस और भाजपा के पीछे चलेंगे? याद रखो, आप में इतनी काबिलियत है, आप में इतनी सोच है, आप उनसे ज्यादा ज़हीन हैं। जब आप एक बार फैसला कर लो कि मैं किसी के पीछे नहीं चलूंगा, मैं जनता को साथ लेकर चलूंगा, तो याद रखो पूरी जनता तुम्हारे साथ खड़ी हो जाएगी, पूरी जनता आपके साथ खड़ी हो जाएगी। इसीलिए यही चंद गुजारिशात मुझे आप तक पहुंचाना था। अब अल्लाह से मैं दुआ ही कर सकता हूं कि हिदायत देने वाला, इंसान के दिल में मोहब्बत डालने वाला तो अल्लाह का काम है। असदुद्दीन ओवैसी की जबान में इतनी ताकत नहीं है, ना मेरे अल्फाज में उतनी ताकत है कि मैं किसी के दिल में अपनी जमात की मोहब्बत को पैदा कर सकूं। मुझसे जो हो सकेगा, मेरे साथियों से जो हो सकेगा, हम आपकी लड़ाई लड़ते आए हैं और लड़ते रहेंगे। आप तमाम का बेहद शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि।